नमस्कार। आज हम इस बात को समझेंगे कि मेडिकल रिसर्च में हिस्सा लेने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए जो नियम हैं, वो आखिर बने कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जो त्रासदियों से लिखी गई है और इसके सबक आज भी बहुत ज़रूरी हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमेशा उतना सीधा नहीं था जितना आज हमें लगता है। जी हाँ, आज हम दवाओं पर जो भरोसा करते हैं ना, उस भरोसे की नींव वो भयानक गलतियों और उनसे सीखे गए सबकों पर रखी गई है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आज जो इतने सख्त नियम हैं, वो रातों रात नहीं बन गए। ये नियम भयानक मानवीय त्रासदियों के बाद एक सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर बनाए गए थे। तो चलिए उन 4 बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया कि इंसानों पर मेडिकल रिसर्च आखिर की कैसे जाती है। तो कहानी शुरू होती है 1937 के अमेरिका से। बच्चों के लिए एक रास्पबेरी फ्लेवर की दवा बनी थी, दिखने में बिल्कुल सेफ, लेकिन उसने एक बहुत भयानक सच सामने ला दिया। अब हुआ ये कि दवा को मीठा और लिक्विड बनाने के लिए उसे एक जहरीले केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकॉल में घोल दिया गया। ये वही केमिकल है जो गाड़ियों के एंटीफ्रीज में इस्तेमाल होता है। और ये सब हुआ बिना किसी भी तरह की सेफ्टी टेस्टिंग के। नतीजा 100 से ज्यादा मौतें, और उनमें से ज्यादातर बच्चे थे। इस एक घटना ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया और इसी के चलते 1938 का फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए को ये पावर दी कि वो किसी भी दवा को बाजार में आने से पहले उसकी सेफ्टी की पूरी जांच करे। ठीक है, अब अमेरिका से चलते हैं यूरोप, जहां एक बहुत ही पॉपुलर दवा एक बड़े इंटरनेशनल हेल्थ संकट की वजह बन गई। थैलिडोमाइड को एक बहुत ही सेफ दवा मानकर गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस के लिए दिया जाता था, लेकिन इसका नतीजा पूरी दुनिया में हजारों बच्चे गंभीर जन्म दोष के साथ पैदा हुए। इस घटना ने नियमों में एक और बहुत बड़ी कमी को सामने ला दिया। तो देखिए, पहला सबक था सेफ्टी का, लेकिन थैलिडोमाइड ने सिखाया कि सिर्फ सेफ होना ही काफी नहीं है, दवा को असरदार भी तो होना चाहिए। और इसी के चलते 1962 में कानून बना जिसने ये जरूरी कर दिया कि कंपनियां नियंत्रित ट्रायल्स के जरिए ये साबित करें कि उनकी दवा वाकई में काम करती भी है या नहीं। और फिर दुनिया का सामना उस खौफनाक सच से हुआ जब मेडिकल साइंस का इस्तेमाल बिना किसी नैतिक सीमा के इंसानों पर जुल्म ढाने के लिए किया गया। वहां लोगों पर जमा देने वाली ठंड, बहुत ज्यादा ऊंचाई और जानबूझकर किए गए इन्फेक्शंस जैसे भयानक प्रयोग किए गए। ये कोई रिसर्च नहीं था, ये तो बस विज्ञान के नाम पर किया गया टॉर्चर था, जहां इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी और सहमति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्हीं अत्याचारों के जवाब में बनाया गया नूरनबर्ग कोड। इसने एक सबसे जरूरी सिद्धांत तय किया, किसी भी इंसान पर उसकी मर्जी और पूरी जानकारी दिए बिना कोई भी मेडिकल प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसी को हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। और आखिर में एक ऐसी घटना जिसने अमेरिका को अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा स्टडी था जो 40 साल तक चला। ये शायद भरोसे के साथ किया गया सबसे बड़ा धोखा था। सोचिए, 40 सालों तक लगभग 600 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को ये बताया ही नहीं गया कि उन्हें सिफिलिस है, और जब पेनिसिलिन जैसा एक पक्का इलाज आ चुका था तब भी उन्हें इलाज नहीं दिया गया। क्यों? सिर्फ ये देखने के लिए कि ये बीमारी शरीर पर क्या असर करती है। इस घटना ने सिखाया कि जो कमजोर समूह हैं उन्हें बचाने के लिए सिर्फ सहमति ही काफी नहीं है। जब ये बात बाहर आई तो जाहिर है पूरे देश में गुस्सा फैल गया। इसके कारण नेशनल रिसर्च एक्ट बना और साथ ही एक बहुत ही जरूरी नैतिक गाइडलाइन तैयार हुई जिसे हम आज बेलमोंट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इन सारी त्रासदियों से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए अब देखते हैं कि इन सबकों को उन बेसिक प्रिंसिपल्स में कैसे ढाला गया जो आज पूरी दुनिया के रिसर्च को कंट्रोल करते हैं। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि नियम कैसे आगे बढ़े। शुरुआत हुई नूरनबर्ग कोड से, जिसका फोकस सिर्फ सहमति पर था। फिर धीरे धीरे हम बेलमोंट रिपोर्ट तक पहुंचे, जिसने एक ज्यादा कंप्लीट, एक ज्यादा व्यापक नैतिक ढांचा तैयार किया। बेलमोंट रिपोर्ट ने इन सारे सबकों को 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सिद्धांतों में समेट दिया। पहला, व्यक्ति का सम्मान, यानी हर इंसान की अपनी मर्जी का आदर करना। दूसरा, परोपकार, यानी
नुकसान को कम से कम करना और फायदे को ज्यादा से ज्यादा। और तीसरा, न्याय, मतलब रिसर्च का जो भी बोझ या फायदा हो वो समाज में बराबर बंटना चाहिए। तो ये तो हो गए सिद्धांत, लेकिन ये सिद्धांत हर क्लिनिकल ट्रायल में इस्तेमाल होने वाली एक ग्लोबल रूल बुक कैसे बन गए? इसका जवाब है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, या शॉर्ट में कहें तो ICH। ये एक ग्लोबल संस्था है जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी GCP की गाइडलाइंस बनाती है। आप कह सकते हैं कि ये गाइडलाइंस एक तरह से पूरी दुनिया में होने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक स्टैंडर्ड रूल बुक की तरह काम करती हैं। ये पक्का करने के लिए कि रिसर्च नैतिक भी हो और वैज्ञानिक तौर पर सही भी। और ये सब हमें आज के दौर में ले आता है, जहां सिस्टम सिर्फ गलतियां होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें होने से रोकने की कोशिश करता है। मतलब रिसर्च की निगरानी का पूरा तरीका ही बदल गया है। पहले क्या होता था, कोई आपदा होती थी, उसके बाद नियम बनते थे। अब रिसर्च को शुरू से ही इस तरह डिजाइन किया जाता है कि क्वालिटी और सेफ्टी उसमें पहले से ही शामिल हों। तो हमने देखा कि आज का हर एक नियम उसके पीछे एक त्रासदी से सीखा गया सबक है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, लोगों को सुरक्षित रखने वाली अगली बड़ी नैतिक चुनौती क्या होगी?